हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट कोड। ये हमारा एसक्यूएल का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने जा रहा है। इसके अंदर हम अपना एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एंटिटी इन एसक्यूएल डाटाबेस। हमारे एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर एंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए। एन एंटिटी इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जो हमारा एंटिटी है ये क्या है कि हमारे डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डाटाबेस में स्टोर करता है। जैसे पर्सन हो गया हमारा कॉन्सेप्ट और इवेंट डेट इज रेलिवेंट टू द डाटाबेस। ये हमारा क्या है कि जो हमारा डाटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। इट इज़ एसेंशियली एनीथिंग अबाउट विच द डाटाबेस स्टोर डाटा। डाटाबेस के अंदर हमारा किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर हम कर सकते हैं। एंटिटी आर टाइपिकली नाउन सच एज कस्टमर और प्रोडक्ट। एंटिटी बेसिकली होता क्या है, हमारा एक नाउन होता है। जैसे कि हमें स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा अपना डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, तो जो हमारा एंटिटी होगा उस डाटा का वो होगा स्टूडेंट्स। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल इन अ यूनिवर्सिटी डाटाबेस, हमें क्या है कि एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस क्रिएट करना है। तो हमने एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस क्रिएट किया। अब क्या है कि उस डाटाबेस के अंदर हमें क्या है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमें क्या है कि एंटिटीज़ का डाटा स्टोर करना है। तो एंटिटीज से क्या क्या नाम हो सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम से एक एंटिटी का डाटाबेस हम क्या है कि अपने डाटाबेस में स्टोर करेंगे। कोर्सेज का एंटिटी हम यूज़ करेंगे। जो हमारा कोर्स है ये भी हमारा एक एंटिटी है कि कौन कौन से कोर्स हमारे अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के अंदर। इंस्ट्रक्टर ये भी हमारा एक क्या एंटिटी है। डिपार्टमेंट कौन कौन सा डिपार्टमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये भी क्या है हमारा एंटिटी नेम। ठीक है। अब ये देखते हैं हम, each of these entity will have attributes describe them। जो हमारी एंटिटीज होती है जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है या उसके डाटा को हम क्या है कि डाटाबेस में स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि एक हमारी करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स माने जो हमारी एंटिटी है उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करती है हमारी एट्रीब्यूट्स। जो हमारे एंटिटीज के जो कॉलम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स या हम बोलते हैं उनको फील्ड्स। ठीक है। तो क्या क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसी भी एंटिटी के, ये हमारी स्टूडेंट एंटिटी है जो हमारे स्टूडेंट के डाटा को स्टोर करेगा। तो हमारी जो इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जो पहला है हमारा स्टूडेंट आईडी, ये हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है। सेकंड हमारा नेम। थर्ड हमारा डेट ऑफ बर्थ। ये क्या है हमारे स्टूडेंट आइडेंटिटी के एट्रीब्यूट्स है जो कि हम क्या है कॉलम में लिखते हैं, जो कि क्या कॉलम कहलाता है। ये क्या है हमारे स्टूडेंट एंटिटी की एट्रीब्यूट्स है। ये तीनों ये स्टूडेंट एंटिटी के हमारे एट्रीब्यूट्स है जो कि क्या है हमारे एंटिटी के कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम फील्ड भी बोलते हैं और इनको हम कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है। और ये हमारी कोर्स आइडेंटिटी है। कोर्स ये हमारी कोर्स एंटिटी है और इसके जो एट्रीब्यूट्स है ये है कोर्स आईडी, कोर्स नेम और क्रेडिट्स। ठीक है। जो हमारी ये एंटिटी है इंस्ट्रक्टर, इसके भी हमारे एट्रीब्यूट्स है इंस्ट्रक्टर आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। बेसिकली क्या है कि हमारा एक टेबल होता है, उस टेबल के जो नेम होता है, जिस तरह का वो डाटा अपने अंदर स्टोर करेगा उसी को हम बोलते हैं एंटिटी। और किस तरह का डाटा वो अपने कॉलम के अंदर स्टोर करेगा, मतलब कि जो हमारी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो हमारे कॉलम होते हैं, कॉलम के डाटा को वो अपने अंदर स्टोर करेगा, तो उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं उसको फील्ड्स। और ये जो हमारा ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है वो मिलके क्या बनाता है हमारा एंटिटी। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि कस्टमर एंटिटी नाम से टेबल है। इस टेबल के अंदर देखिए हमारा जो ये हमारा कस्टमर नेम है, ये जो टेबल जो हमारा डाटा स्टोर कर रहा है ये कस्टमर का डाटा स्टोर कर रहा है हमारे डाटाबेस के अंदर। तो ये किस तरह की एंटिटी है, ये हमारे कस्टमर की एंटिटी है। ये जो कस्टमर है ये क्या है हमारी एक एंटिटी है जो हमारे कस्टमर का डाटा स्टोर कर रहा है डाटाबेस के अंदर। अब ये देखिए जो ये कस्टमर आईडी है ये हमारी क्या है, ये एट्रीब्यूट है और ये किस तरह का डाटा स्टोर कर रही है अपनी फील्ड के अंदर,
ये हमारा इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर रही है, ठीक है। ये है हमारी कस्टमर नेम एट्रीब्यूट्स, ये हमारा सेकंड एट्रीब्यूट्स है जो कि क्या है कि हमारे कस्टमर का नेम स्टोर कर रहा है अपनी फील्ड के अंदर। थर्ड हमारा है कॉन्टैक्ट नेम, जी हमारे जो कस्टमर है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नेम्स अपने फील्ड के अंदर स्टोर कर रहा है। थर्ड हमारा एड्रेस है, कस्टमर के एड्रेस की, कस्टमर का क्या एड्रेस होगा और ये क्या है सिटी, किस सिटी का रहने वाला वो कस्टमर है, ठीक है। अब ये देखिए ये कस्टमर क्या है हमारी एंटिटी हो गई, और ये जो हमारी फील्ड्स है, जो ये हमारे कॉलम है जो हमारे कस्टमर के डाटा को डिफाइन कर रही है किस तरह का डाटा हमारे फील्ड के अंदर स्टोर होगा, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स या इनको बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है। जो हमारे डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है, जो हमारा रियल वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्ट का डाटा होता है वो हमारे डाटाबेस के अंदर टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको बोलते हैं हम रिकॉर्ड्स, और जो ये हमारी वर्टिकल कॉलम है इनको हम बोलते हैं फील्ड, और ये क्या है एक टेबल। और डाटाबेस के अंदर हमारा जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो ये कस्टमर नेम है ये हमारी एंटिटी होती है। और जिस तरह का डाटा, जिस टाइप का डाटा हमारे टेबल के अंदर स्टोर होगा तो उसके जो कॉलम होते हैं, जिस एंटिटी के कॉलम हम अपने टेबल के अंदर स्टोर करते हैं वो कॉलम कहलाए जाते हैं एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स हमें क्या डिफाइन करते हैं, किस तरह का डाटा हम अपने कॉलम के अंदर स्टोर करेंगे अकॉर्डिंग टू द एंटिटी। तो ये था हमारा एंटिटी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अब हम देखते हैं एमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और database management system is a software that enables user to define, create, manage and manipulate databases। देखिए डाटाबेस क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डाटाबेस मॉडल के ऊपर वर्क करता है। अभी किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ये हमें क्या है कि फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हमारा यूज़र है, जो हमारा यूज़र डाटा से इंटरेक्ट करना चाहता है वो क्या कर सकता है, अपने डाटा को कैसे डिफाइन कर सकता है, कैसे उस डाटा को वो क्रिएट कर सकता है, क्रिएट किया है कि उसको कैसे मैनेज कर सकता है, और अपना जो डाटा वो यूज़ करना चाह रहा है, जो डाटा उसके पास अवेलेबल है उसको वो अपने अकॉर्डिंग कैसे मैनिपुलेट कर सकता है थ्रू द डाटाबेस। वो अपने डाटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है थ्रू द डाटाबेस। तो यूज़र और डाटाबेस के बीच में इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हमारा डीबीएमएस। अगर मान लीजिए एक यूज़र है उसको अपना डाटा यूज़ करना है, वो अपना डाटा क्या है कि मैनिपुलेट करना चाहता है, डाटा को क्या है कि फैच करना चाहता है, तो वो यूज़र क्या है कि डायरेक्टली अपने डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्टली डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर यूज़र को अपने डाटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या है कि हम एक इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसका क्या काम होता है, ये हमारा यूज़र और डाटाबेस के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, क्योंकि एक कनेक्शन बिल्ड करता है यूज़र और डाटाबेस के बीच में, ताकि जो हमारा यूज़र है वो अपने डाटा को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सके या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सके। तो डाटाबेस क्या है कि एक इंटरमीडिएट है बिटवीन द यूज़र एंड द डाटाबेस, कि जो हमारा यूज़र है वो अपने डाटा को कैसे यूज़ कर सकता है। तो यूज़र डायरेक्टली अपने डाटाबेस को यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए उसको क्या है कि एक इंटरमीडिएट चाहिए होता है जो हमारी डाटाबेस और यूज़र के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है कि यूज़र अपने डाटा को अपने डाटाबेस से कैसे फैच कर रहा है और कैसे उसका मोटिवेशन करके अपने डाटा के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा है। तो हमारा डीबीएमएस क्या है कि एक इट सर्व एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द एंड यूजर एंड द डाटाबेस। डीबीएमएस क्या है कि एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस और यूजर के बीच में क्या है कि एक नेटवर्क, एक कनेक्शन बिल्ड करता है, ठीक है। इंश्योरिंग डाटा इज स्टोर इफिशिएंटली, रिमेन कंसिस्टेंट एंड इज एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, ठीक है। तो डाटाबेस क्या है कि इंश्योर करता है कि जो हमारा यूज़र डाटा फैच कर रहा है डाटाबेस से वो इफिशिएंटली अपना डाटा फैच कर सके। यूज़र और डाटाबेस के बीच में जो कंसिस्टेंसी है, मतलब कि जो कनेक्शन है कि वो क्या है कि एकदम स्टेबल कनेक्ट रहे, और जो डाटा यूज़ कर रहा है यूज़र वो क्या है कि इफ़िशिएंटली, मतलब कि बिना किसी रुकावट के अपने डाटा को यूज़ कर सके।
तो ये हमारा क्या है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो डाटाबेस मॉडल पे वर्क करता है। ये एक तरह का हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे यूजर और डाटाबेस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके देता है, जिसके कारण यूजर क्या है कि अपने डाटा को डाटाबेस से फैच कर सकता है या फिर मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यूजर डायरेक्टली अपने डाटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकता, तो डाटाबेस और यूजर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कौन करके देता है? हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द डाटाबेस एंड द यूजर। और यूजर हमारा डाटा कैसे यूज कर सकता है? बाय यूजिंग द एपीआई। अब देखते हैं हम कोर फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, कि हमारा डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके क्या क्या कोर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल्स एंड अपडेट। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज डाटा इन अ स्ट्रक्चर मैनर, अलाउ मोर एफिशिएंट स्टोरेज एंड क्विक रिट्रीवल्स। ठीक है, ये क्या करता है? जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या है कि हमारा डीबीएमएस क्या करता है, जो हम डाटा अपना डाटाबेस में स्टोर करते हैं उसको क्या है कि वो ऑर्गेनाइज वे में डाटाबेस के अंदर हमारे डाटा को स्टोर करता है। और क्या करता है कि जब हमें क्या है कि अगर अपने डाटा को अपडेट करना है तो क्या है कि उसको एफिशिएंट मैनर से हम अपडेट कर सकते हैं, और क्या है कि क्विकली, कि हम कितनी फास्ट तरीके से अपने डाटा को एसेस कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा डाटा मैनिपुलेशन, सपोर्ट ऑपरेशन लाइक इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एंड क्वेरिंग डाटा लैंग्वेज सच एज एसक्यूएल। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जो हमारा डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर है, हम क्या कर सकते हैं? उस डाटा को अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या है कि मैनिपुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए हम कौन कौन से ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? इंसर्ट, कि हमें क्या है कि अपने हमारे पास एक डाटाबेस क्रिएट है, उसके अंदर हमारा कुछ डाटा है। अब उस डाटा के अंदर हमें क्या है कि और डाटा इंसर्ट करना है, तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? उसमें इंसर्ट ऑपरेशन यूज करते हैं। और जो सेकंड है हमारा अपडेटिंग। अपडेटिंग ऑपरेशन क्या है कि हमारा जो यूजर डाटा है, जो हमारा यूजर का जो डाटा है, उस डाटा के अंदर क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर रो को अपडेट करना है, उसकी एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है। तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? अपडेटिंग ऑपरेशन। अब देखते हैं डिलीटिंग ऑपरेशन। डिलीटिंग ऑपरेशन क्या करता है? हमारी एक एंटिटी है, उसके अंदर से हमें क्या है कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स या कुछ पर्टिकुलर रो हमें क्या है कि उस डाटा से रिमूव करने हैं। यानी कि हमारे पास एक एंटिटी है, उसके अंदर हमारा क्या है कि उस एंटिटी के अकॉर्डिंग डाटा हमारा स्टोर है। हमें क्या करना है? उस एंटिटी के अंदर से हमें कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो उस डिलीट करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? डिलीट ऑपरेशन यूज करते हैं। और जो ये एसक्यूएल क्या है कि हमारा एक क्वेरी लैंग्वेज होती है। टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम क्वेरी के फॉर्म में उसको क्या है कि राइट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था हमारा डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए हमारा क्या है? डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी क्या होता है कि जो हमारा ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि ये हमें क्या है कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जो हमारा क्या है कि सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारा ईमेल और पासवर्ड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई हमारा जो अदर यूज़र है उसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है? ये क्या है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है हमारे डाटाबेस में। कुछ सेट ऑफ रूल्स माने कि क्या है कि हमारे दो टेबल्स हैं, उनके बीच में क्या है कि एक तरह का रिलेशनशिप बिल्ड हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर हम एक टेबल के डाटा में से कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं तो क्या है कि दूसरे टेबल के अंदर से भी वो रिकॉर्ड्स क्या है कि ऑटोमेटिकली डिलीट होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्राइमरी और फॉरनर की दो कंस्ट्रेंट्स होती हैं हमारी, इनको यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे दो टेबल्स के बीच में क्या है कि रिलेशन बिल्ड करते हैं। अगर कोई यूजर हमारे एक टेबल के अंदर से कुछ डाटा कुछ डिलीट कर रहा है तो वो क्या है कि हमें एरर शो कर देगा। एरर क्यों शो कर देगा? क्योंकि हमने क्या है कि प्राइमरी और फॉरनर की कंस्ट्रेंट की मदद से अपने डाटाबेस के अंदर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड किया है कि अगर कोई यूजर हमारे एक टेबल के अंदर से कोई डाटा डिलीट करता है, अगर वो डाटा हमारे सेकंड टेबल के अंदर भी अवेलेबल है तो क्या होगा? हमारे जो डाटा हमारे फर्स्ट टेबल के अंदर था वो डाटा डिलीट होने के बाद जो हमारा सेकंड टेबल के अंदर जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। हम सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई गलती से भी हमारे रिकॉर्ड्स को डिलीट या ड्रॉप ना कर सके। ठीक है, इससे हमारे क्या है कि डाटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है।
ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, कनकरेंसी कंट्रोल। कनकरेंसी कंट्रोल क्या होता है कि हम क्या है कि मल्टीपल यूजर्स को एक साथ एक्सेस देते हैं कि वो क्या है कि अपने फंक्शनैलिटी, अपने डाटा को क्या है कि एक साथ यूज कर सके। मतलब कि क्या है कि हम मल्टीपल यूजर को अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो अपना क्या है कि एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, एक साथ डाटा क्या है कि अपना यूज कर सके थ्रू आउट द डाटाबेस। ठीक है, और ये जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे हम ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, मोबाइल ट्रांजेक्शन हम करते हैं, तो उसमें क्या है कि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर क्या है कि ट्रांजेक्शन अपनी परफॉर्म करते हैं, तो वो किस पॉइंट के अंदर आता है, हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बैकअप एंड रिकवरी। मान लीजिए हमने अपना डाटा स्टोर कर रखा डाटाबेस के अंदर, इन केस हमारा क्या है कि सिस्टम फेलियर हो गया और वो हमारा क्या है कि डाटा कंप्लीटली डिलीट हो गया, तो उस केस में क्या है कि जो हमारा डीबीएमएस है ये हमें क्या है कि बैकअप और रिकवरी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है कि हमें क्या है कि अपना जो हमारा डाटाबेस है उसका हम क्या है कि वीकली वाइज, मंथली वाइज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपना क्या है कि बैकअप ले सकते हैं डाटा का। और अगर हमारा क्या है कि सिस्टम फेल भी होता है तो हमारे पास क्या है कि अपने डाटाबेस का बैकअप अवेलेबल रहेगा, इस बैकअप लिया था डाटा का, उसको हम बाद में क्या है कि इजिली रिकवर कर सके। तो ये क्या है कि हमें बैकअप और रिकवरी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डाटा इंडिपेंडेंसी। अब डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, देखिए हम क्या है कि जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर हमारा क्या है कि क्वेरी एडिटर होता है, जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग पार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम क्वेरी करते हैं। तो क्या है कि उस क्वेरी एडिटर के अंदर क्या है कि हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, क्वेरी के थ्रू हम अपना डाटाबेस के अंदर डाटा का मैनिपुलेशन, डाटा इंडिपेंडेंसी में क्या था, हम क्या है कि जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट एडिटर होता है, क्वेरी एडिटर होता है, जिसके अंदर अपना कोडिंग पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि जो हमारा कोडिंग पार्ट है और जो हमारा एक्चुअल डाटा है उनको क्या है कि सेपरेट स्टोर करता है फ्रॉम इट्स फिजिकल स्टोरेज, और क्या है कि अलाउंग फॉर इजियर डाटा मैनेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन। क्वेरी पार्ट हमारा अलग होता है और जो हमारा एक्चुअल डाटा जो हमें चाहिए होता है वो हमारा अलग स्टोर होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा मतलब कि डाटा का जो मैनेजमेंट है वो क्या है कि इजियर हो जाता है हमारे लिए, कि हमारा जो भी हमें डाटा चाहिए हो उसको क्या है कि हम इजिली रिट्रीव कर सकते हैं। और अगर हमें इन फ्यूचर मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो हमारा क्या है कि एक्चुअल डाटा और क्वेरी डाटा अलग अलग सेपरेट है, तो हम क्या है कि सीधा अपनी क्वेरी में जाके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कोर फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने तीन टाइप्स लिए हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो सबसे पहले हमने लिया है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है, ये भी हमारा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि क्या है कि स्टोर डाटा इन टेबल विद प्री डिफाइंड रिलेशनशिप। एग्जाम्पल इंक्लूड्स MySQL, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अभी देखिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हमें पता है जो हमारा डाटा बेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब उस डाटा बेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे डाटा बेस के अंदर 50 टेबल्स है और उन टेबल्स के अंदर से जो हमारे दो टेबल्स है, उस टेबल्स के अंदर जो हमारा डाटा बेस है उसके अंदर 50 टेबल्स है, उन 50 टेबल में से हमने दो टेबल्स ले लिए जो कि क्या है कि आपस में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है कि हमारे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है। और वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकता है कि हमारा एक टेबल है वन, उसके अंदर क्या है कि एक कॉलम है हमारा कॉलम नेम, मतलब एट्रीब्यूट नेम, कस्टमर आईडी, और जो हमारा सेकंड टेबल है उसके अंदर भी क्या है कि कस्टमर आईडी। तो ये जो हमारे दोनों टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो थ्रू आउट द कॉमन कॉलम के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो इस तरह क्या है कि हम अपने रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉमन कॉलम। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड है टाइप वो है हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है उसको क्या है कि हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या है कि ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्री लाइक माने कि हमारा एक रूट नोड होगा, उस रूट नोड के चाइल्ड्स होंगे और चाइल्ड के भी सब चाइल्ड होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है कि हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे ग्रैंड फादर, फादर, चाइल्ड, सब चाइल्ड, तो ये क्या है कि हमारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है।
इसके अंदर क्या है कि जो हमारे चाइल्ड नोड्स होते हैं उनका केवल एक सिंगल पेरेंट होगा, मल्टीपल पेरेंट्स नहीं होते उसके अंदर। ठीक है, जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या है कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के सिंगल पेरेंट ही होगा, मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते। ये हमारा क्या है, हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ग्राफ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप फॉलो करता है हमारे नेट डाटा के बीच में। क्या है कि ये क्या करता है, हमारा ग्राफ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिल्ड करता है हमारे डाटा के बीच में। जैसे कि अब देखिए हमारा हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या था कि हमारा जो चाइल्ड नोड है उसका सिंगल पेरेंट होगा, पर क्या है कि नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हमारा चाइल्ड है उससे क्या है कि मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ देखते हैं। ठीक है, देखिए हायरार्किकल जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी, जो कि हमारा क्या है कि नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। क्या लिमिटेशन थी कि जो हायरार्किकल जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा चाइल्ड नोड है वो क्या है कि उसका एक ही सिंगल पेरेंट है। मान लीजिए हमारा एक रूट नोड है और उसके चाइल्ड्स हैं और चाइल्ड के भी सब चाइल्ड है। अब देखिए ये हमारा क्या है कि ट्री स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, पेरेंट चाइल्ड सब चाइल्ड। अब मान लीजिए हमें क्या है कि रिलेशनशिप चाहिए सब चाइल्ड और पेरेंट के बीच में। अब क्या है कि वो तो स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है कि हमारे हायरार्किकल डाटाबेस सिस्टम के अंदर हमारा क्या है कि जो चाइल्ड है उसका एक ही पेरेंट होगा। अब हमारा सब चाइल्ड का पेरेंट कौन होगा, चाइल्ड, और चाइल्ड का पेरेंट कौन होगा, पेरेंट। तो हमारा क्या है कि उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने हमारा जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो नया कॉन्सेप्ट आया था वो आया था नेटवर्क। अब इसमें क्या है कि हमारा क्या है कि जो चाइल्ड है उसके क्या है कि मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अब ये क्या है कि जो हमारा ये नेटवर्क डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था ये क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बिल्ड करता था हमारे डाटा के बीच में, जो कि यूजर के लिए बहुत मुश्किल होता था कि अपने डाटा को मेंटेन रखना, क्योंकि उसे क्या है कि हर रिलेशन देखना पड़ता था कि इस एंटिटी का रिलेशन किसके एट्रीब्यूट्स के साथ कॉमन है। ठीक है, तो इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लिमिटेशनों को ओवरकम करने के लिए हमारा जो आज की जो मॉडर्न टाइम में जो हम यूज़ करते हैं वो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें क्या है कि इंडिपेंडेंट टेबल्स फॉर्म करते हैं हम, जो कि आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं थ्रू द कॉमन कॉलम। जो हमारा एक हर टेबल्स के अंदर हमारा कॉमन कॉलम होगा जो आपस में क्या है रिलेशनशिप बिल्ड करके देगा बिटवीन द टू टेबल्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्किकल डीबीएमएस। हायरार्किकल डीबीएमएस क्या होता है, ऑर्गेनाइज डाटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारे डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, वेयर रिकॉर्ड आर कनेक्टेड थ्रू पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारी रिकॉर्ड्स होती है वो क्या है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के थ्रू हमारे क्या है कि आपस में कनेक्ट होती है। देखिए ये हमारा पेरेंट नोड है और ये चाइल्ड नोड है, ये क्या है कि आपस में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। अभी देखिए ईच पेरेंट कैन है मल्टीपल चाइल्ड, ये हमारा क्या है कि रूट नोड, ये हमारा पेरेंट नोड है। अब क्या है कि इसके क्या है मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ये हमारी कंपनी एंटिटी है, इसके मल्टीपल चाइल्ड कौन से, मैनेजर, डेवलपर्स और टेस्टर, इसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट ईच चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट्स। अब देखिए ये हमारे चाइल्ड है, इसका क्या है कि सिंगल पेरेंट होगा। मैनेजर का सिंगल पेरेंट कौन सा है, कंपनी। डेवलपर का सिंगल पेरेंट्स क्या है, कंपनी। और टेस्टर का सिंगल पेरेंट्स क्या है, कंपनी। तो हमारे क्या है कि पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, पर जो हमारा चाइल्ड नोड होगा उसका एक सिंगल ही पेरेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ सबसे एक चीज़ और देखिए। अब ये देखिए हमारा ये जैसे कि पेरेंट नोड है कंपनी, इसके इसका चाइल्ड नोड है डेवलपर, और डेवलपर के चाइल्ड सब चाइल्ड कौन सा है, नेम, एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट। अगर हमें क्या है कि रिलेशनशिप देखना है प्रोजेक्ट नेम और कंपनी के बीच में, तो क्या है कि हम इस हायरार्किकल डीबीएमएस में नहीं देख सकते। तो ये क्या है कि हमारी एक लिमिटेशन है, जो कि हायरार्किकल के अंदर हमारी ये लिमिटेशन है कि हमारा सब चाइल्ड पेरेंट नोड के साथ रिलेशन हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए जो हमारा जो नेक्स्ट डीबीएमएस मॉडल आया वो आया हमारा नेटवर्क डीबीएमएस। ठीक है, इसमें क्या है कि यूज़ ग्राफ स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि हम ग्राफ स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं
कि हमारे डाटा के बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होगा। डाटा अलाउइंग फॉर मल्टीपल रिलेशन बिटवीन एंटिटी, इसमें क्या है कि हम अपने डाटा का रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं मल्टीपल एंटिटीज़ के बीच में, और अलाउंग मोर कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बिटवीन द डाटा एंटिटी। और जो हमारी एंटिटीज होती है इनके बीच में जब हम क्या है कि डाटा का मल्टीपल एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो क्या है कि जो हमारा जो डाटा होता है, जो हमारा ये नेटवर्क होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हमारे पास बल्क में डाटा है तो क्या है कि हमारे मल्टीपल नेटवर्क इस्टेब्लिश होंगे बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, जो कि यूजर के लिए मेंटेन करना और उसको याद रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस लिमिटेशन को कम करने के लिए हमने यूज किया रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये देखिए, मान लीजिए हमारा पेरेंट नोड है, या फिर मान लीजिए हमारा लेवल 1 है। इसके क्या है कि चाइल्ड हो गए हमारे दो, हमारे ये चाइल्ड हो गए, ठीक है। अब 3 का पेरेंट कौन है 1, और 2 का पेरेंट कौन है 1, ठीक है। अब देखते हैं 2 के चाइल्ड कौन कौन से 4 और 5, और 3 के चाइल्ड कौन कौन से 5 और 6। अब ये देखिए, ये हमारा 5 है, सब चाइल्ड है, ये हमारा लेवल 2 पे सब चाइल्ड है, मान लीजिए सब चाइल्ड है हमारा ये। और इसके अब देखिए, इसके 2 पेरेंट हो गए हमारे, एक पेरेंट 3 हो गया और एक पेरेंट 2 हो गया। ये क्या है, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। 5 नंबर का जो डाटा है ये क्या है कि रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है 2 नंबर डाटा और 3 नंबर डाटा के साथ। तो इसमें क्या है कि एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है कि 5 का रिलेशनशिप है 2 के साथ, और 5 का रिलेशनशिप है 3 के साथ। तो ये क्या है कि एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, जो कि हम हिरार्चिकल डाटाबेस में नहीं कर सकते थे। और क्या है कि अगर हम बल्क में डाटा यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास जो डाटा है वो बल्क में है, हमारे पास जो डाटा है वो बल्क में है, तो क्या है कि मल्टीपल कनेक्शन फॉर्म होंगे हमारे डाटाज के बीच में, जो कि एक यूज़र के लिए याद करना और रिलेशनशिप को मेंटेन करना क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और कनेक्शन जो हमारा बनेगा, जो कनेक्शन ग्राफ स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा, वो क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, जो कि एक यूज़र के लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे आसान और सबसे इजी टू यूज़ हमारा जो बीएमएस है वो है हमारा आरडीबीएमएस। ये क्या करता है, स्टोर डाटा इन टेबल विद प्री डिफाइंड रिलेशनशिप। ये क्या है कि जो हमारा डाटा है उसको टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है हमारे डाटाबेस के अंदर। और कैसे स्टोर करता है, कुछ हम रिलेशन पहले से डिफाइन करते हैं, उसकी अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि डाटा को स्टोर करता है टेबल की फॉर्म में डाटाबेस के अंदर। तो हमारे जो एग्जांपल है आरडीबीएमएस के वो है माई एसक्यूएल, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। और इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे, मतलब इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आरडीबीएमएस, ठीक है। अब देखिए, यूज़र को इंटरेक्शन करना है डाटाबेस के साथ। यूज़र डायरेक्टली अपने डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें चाहिए कि यूज़र हमारे डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करे, तो उसके लिए क्या है कि हमें एक इंटरमीडिएट, मतलब कि हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा यूज़र और डाटाबेस के बीच में, ताकि यूज़र और डाटाबेस के अंदर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। और जो भी हम अपना क्वेरी, जो अभी हमारी कोडिंग पार्ट है, वो सारा हम किसके थ्रू करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम क्या है कि क्वेरी पार्ट करते हैं, ठीक है। यूज़र और डाटाबेस के बीच में हमने डीबीएमएस यूज़ करा। यूज़र क्या है कि अपनी क्वेरी लिख के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास सेंड करेगा, और जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो टेक्स्ट एडिटर है, क्वेरी एडिटर है, वो क्या है कि उस क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एग्जीक्यूट करके हमारे डाटा को डाटाबेस से फैच करके यूज़र के पास प्रोवाइड करेगा। ये यूज़र ने कुछ क्वेरी लिख के सेंड कर दी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास, ठीक है। यूज़र ने क्या किया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके इसके टेक्स्ट क्वेरी एडिटर के अंदर कुछ क्वेरी पोर्शन लिखा, ठीक है। उस क्वेरी पोर्शन लिखने के बाद उसको क्या है कि यूज़र ने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या है कि जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारे डाटा बेस के पास जाके क्वेरी के अकॉर्डिंग हमारे डाटा को फैच करके वापस अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अपने हमारे क्या है यूज़र को प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है आरडीबीएमएस का, ठीक है। अब देखिए, अब ये डाटाबेस के अंदर हमारे क्या है कि मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल टेबल हो सकते हैं और उनके बीच में क्या है कि हम रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे पास क्या है कि डाटाबेस के अंदर 2 टेबल्स है। पहला टेबल हमारा कस्टमर टेबल है, और सेकंड टेबल हमारा क्या है, ऑर्डर टेबल, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा जो कस्टमर एंटिटी है और ऑर्डर एंटिटी है, इनमें क्या है कि कुछ एट्रीब्यूट्स भी है हमारे। देखिए यहाँ, जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, बिलिंग एड्रेस है और शिपिंग एड्रेस है। ये हमारा क्या है कि कस्टमर आइडेंटिटी के, कस्टमर एट्रीब्यूट्स के, कस्टमर एंटिटी के
एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। और ये क्या है कि ऑर्डर एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स हमें कौन कौन से दे रखे हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट और ऑर्डर स्टेटस। अभी देखिए जो हमारा आरडीबीएमएस होता है ये क्या है कि नाम से देखिए रिलेशनल, ये क्या है कि हमारे जो डाटाबेस में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है कि हमारे डाटा के बीच में कुछ रिलेशन बिल्ड करके हमें क्या है कि डाटा स्टोर करवाता है डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अभी देखिए हमारे कस्टमर एंटिटी के अंदर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसमें देखिए यानी लिखा हुआ नीचे प्राइमरी कीज। प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होता है, ये हमारा क्या है कि कंस्टेंट्स होता है। ये हम अपने आगे वाले लेक्चरों में कवर करेंगे कि व्हाट इज द कंस्टेंट। जो ये हमारा प्राइमरी की है ये हमारा क्या कंस्टेंट होता है। कंस्टेंट्स क्या होता है, ये हमारे सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करते हैं टेबल्स में, ठीक है। अभी देखिए जो हमारा कस्टमर टेबल है और ऑर्डर टेबल है, हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या यूज किया है, प्राइमरी की और फोल्डर की का कॉन्सेप्ट यूज किया, जो कि हमारे कंस्टेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी और फोल्डर की के बीच में रिलेशन हमें स्टेब्लिश करना है, तो ये कैसे करेंगे। अब हमें क्या है कि कस्टमर आईडी जो हमारा कॉलम है उसके अंदर जो हमने इसका कंस्टेंट यूज किया है वो क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होता है, यूनिक और नॉर्टनल। इसके अंदर क्या है कि यूनिक वैल्यू होती है और जो नॉर्टनल नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए और इसके अंदर हमारा कस्टमर आईडी हमारा एक कॉलम है और ऑर्डर की के अंदर भी हमारा क्या है कि कस्टमर आईडी के नाम से एक कॉलम है। दोनों कॉलम नेम हमारे सेम है। हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है आरडीबीएमएस के थ्रू, तो हमारा क्या है कि दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन कॉलम होना कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर टेबल के अंदर जो हमारा कस्टमर आईडी है, जो कि हमारा कस्टमर टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी है, इसके अंदर हमने क्या कौन सी की यूज किया, फोल्डर की। फोल्डर की क्या करती है, फोल्डर की हमारे प्राइमरी की का रेफरेंस लेती है। फोल्डर की क्या करती है, जो हमारा फोल्डर की कंस्ट्रेंट है ये क्या करता है, जो हमारा प्राइमरी की का जो कॉलम होता है, जो हमारा प्राइमरी की का कॉलम होता है, उसके कॉलम के रेफरेंस को अपने फोल्डर की के अंदर क्या है कि स्टोर करता है, जिसके कारण क्या है कि हमारे कस्टमर और ऑर्डर टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है थ्रू कॉमन कॉलम नेम, ठीक है। फोल्डर की ने क्या करा, प्राइमरी की का रेफरेंस अपने फोल्डर की के अंदर स्टोर कर लिया। अब क्या है कि ये जो दोनों टेबल है, ऑर्डर और कस्टमर टेबल, आपस में क्या है कि कस्टमर आईडी के थ्रू एक रिलेशनशिप इन्होंने बिल्ड कर लिया है। तो अब हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं कस्टमर टेबल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारे ऑर्डर टेबल के अंदर भी डिस्प्ले होएगी, ठीक है। अगर हम कस्टमर टेबल के अंदर कोई न्यू कस्टमर एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो ऑर्डर टेबल के अंदर भी हमारा क्या है कि जनरेट हो जाएगी। तो ये था हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या है कि हमारे डीबीएमएस के एग्जांपल हो गए, जैसे हमें बैंकिंग है, बैंकिंग में क्या है कि कस्टमर के अकाउंट को मैनेज करने के लिए हमने क्या है कि मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट डाटाबेस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने जनरेट कर लिया। ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जनरेट कर लिया, ठीक है। और बैलेंस चेकिंग के लिए भी हमने क्या है कि एक अलग से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या है कि अपना डीबीएमएस जनरेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है। एयरलाइंस के लिए फ्लाइट हैंडलिंग, शेड्यूल, रिजर्वेशन एंड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए ट्रैकिंग, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एजुकेशन के लिए हमने शॉर्टिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ग्रेड्स एंड कोर्स डिटेल्स। हेल्थ केयर के लिए हमने मैनेजिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड मेडिकल हिस्ट्रीज। तो ये क्या है कि हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या है कि हमने अपना खुद का डीबीएमएस क्रिएट कर लिया है, ठीक है, जो कि हमारे डाटा को क्या है कि मैनेज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डाटा, ठीक है। अब हम देखते हैं एसक्यूएल क्या होता है। व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या आता है हमारा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या होता है, इट लेट यूएसएस मैनिपुलेट डाटाबेस। हम क्या है कि हमारे जो डीबीएमएस होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसके अंदर क्या है कि हम क्वेरी अपनी राइट करते हैं। तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपने डाटाबेस से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हम क्या है कि एग्जीक्यूट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेरी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपने डाटाबेस में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह की हमारी क्या है कि क्वेरी लैंग्वेज होती है। क्वेरी के थ्रू क्या है कि हम अपने डाटा को एक्सेस या मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन एसक्यूएल वी राइट क्वेरी स्टेटमेंट इन आरडीबीएमएस क्वेरी एडिटर टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस, ठीक है। जो हमारा
RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है उसके जो क्वेरी एडिटर के अंदर हम क्या है कि स्टेटमेंट या क्वेरी लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा क्या है कि जो RDBMS है वो हमारा डाटाबेस में से डाटा को फैच करके या रिट्रीव करके क्या है कि हमें यूज़र के पास प्रोवाइड करता है। तो ये सारा हम काम कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। ये हमारी एक तरह की कोडिंग होती है जो क्वेरी के फॉर्म में हम क्या है कि अपने RDBMS टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम राइट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि हमारे डाटाबेस में से डाटा फैच करके हमें क्या है कि यूज़र को प्रोवाइड करता है। तो ये हमारी SQL होती है। ठीक है, अब SQL क्या क्या कर सकती है, अब देखिए SQL कैन एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट अ डाटाबेस। हम क्या है कि कुछ क्वेरी लिखते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, वो क्या है कि उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके उस क्वेरी के अगेंस्ट में हमें क्या है कि हमारे डाटाबेस से डाटा को लाके यूजर को प्रोवाइड करती है। SQL कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। हम डाटाबेस से अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। SQL कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। हमारे पास क्या है कि कुछ टेबल्स बने हुए हैं डाटाबेस के अंदर, अब हमें क्या करना है उन टेबल्स के अंदर अपने कुछ रिकॉर्ड्स को एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड के थ्रू, हम इंसर्ट कीवर्ड के थ्रू क्या है कि उस डाटा के अंदर क्या है हम अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को क्या है कि इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, SQL कैन अपडेट रिकॉर्ड इन डाटाबेस। हमारे डाटाबेस के अंदर क्या है कि कुछ रिकॉर्ड्स पहले से अवेलेबल है, हमें क्या है कि उन रिकॉर्ड्स में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, उनकी वैल्यू को चेंज करना है। तो क्या है कि अपडेट कमांड के थ्रू क्या है कि उसको अपडेट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। ठीक है, SQL कैन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डाटाबेस। SQL से क्या है कि हम अपने डाटाबेस में से रिकॉर्ड्स को, कुछ लिमिटेड रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए, हम कंप्लीटली एक टेबल के कंप्लीट रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, बट कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके बस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, टेबल को कंप्लीटली डिलीट नहीं कर सकते। अगर हमें कंप्लीट टेबल डिलीट करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, ड्रॉप। ड्रॉप क्या करेगा, हमारे कंप्लीट डाटाबेस में से टेबल को डिलीट कर देगा या रिमूव कर देगा। SQL कैन क्रिएट न्यू डाटाबेस। क्रिएट कमांड के थ्रू हम न्यू डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने RDBMS के अंदर। ठीक है, SQL कैन क्रिएट न्यू टेबल्स इन अ डाटाबेस। हम अपने डाटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रिएट कमांड। ठीक है, SQL कैन क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इन अ डाटाबेस। अब देखिए, ये हमारे स्टोर प्रोसीजर, व्यूज, ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं डाटाबेस, SQL डाटाबेस के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि हम डाटाबेस के अंदर अपने खुद के स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे क्या है कि डाटाबेस के अंदर, मास्टर डाटाबेस के अंदर प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर होते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। हम खुद के भी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, SQL कैन क्रिएट व्यूज इन अ डाटाबेस। अब देखिए, हमारे पास दो टेबल्स है, उनके बीच में हमने रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया प्राइमरी और फोल्डर की के यूज से, कंस्टेंट के यूज से। ठीक है, अब क्या है कि हमें जो हमारा फर्स्ट टेबल है उसके अंदर से हमें लिमिटेड कॉलम्स चाहिए और सेकंड टेबल के अंदर से भी हमने क्या है कि लिमिटेड कॉलम चाहिए। अब क्या है कि उन दोनों टेबल्स को हमने क्या है कि एक सिंगल कॉमन टेबल के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड करके हमने क्या है कि उसको हमने अपने डाटाबेस में व्यू कर लिया। मतलब डाटाबेस से हमने क्या है कि क्वेरी के थ्रू उसको फैच करके अपने बीएमएस में व्यू कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने टेबल बनाया है, दो टेबल का जो हमने कॉमन टेबल बनाया है, उसका क्या करेंगे, हम व्यू बना के क्या है कि अनदर यूजर को हमें सेंड कर देंगे। अब वो जो हमने उस कॉमन टेबल जो रिलेशनशिप बिल्ड करके जो हमने टेबल बनाया है उसका व्यू बना के हम अदर यूजर को सेंड कर देंगे। वो यूजर क्या करेगा, उसको खाली रीड कर सकता है। अगर वो कुछ भी मोटिवेशन करेगी, कोशिश करेगा हमारे व्यूज के अंदर, वो हमारे एक्चुअल डाटाबेस के अंदर परफॉर्म नहीं होगा। तो व्यू का कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करते हैं कि हमें दो टेबल के कुछ कॉलम को कंबाइन करके रिलेशनशिप बिल्ड करके किसी अनदर यूजर को सेंड करना है, तो हम वो किसकी हेल्प से करते हैं, व्यू की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा SQL है, कैन सेट परमिशन ऑन टेबल प्रोसीजर एंड व्यूज। अब क्या है कि हम हमारे प्रोसीजर, व्यूज और टेबल्स के अंदर कुछ परमिशन भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या है कि अगर उस परमिशन के अगेंस्ट हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारा क्या है कि एरर शो करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS के अंदर। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम RDBMS का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट कि RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये भी हमारा क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिस जो कि क्या है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है डाटाबेस में। ठीक है, अब देखिए, ऑल मॉडर्न डाटाबेस सिस्टम सच एज MS SQL सर्वर, IBM DB2, Oracle, MySQL एंड Microsoft Access आर यूजिंग RDBMS मॉडल। जो हमारे मॉडर्न डाटाबेस सिस्टम है, जो क्या है कि RDBMS मॉडल को फॉलो करते हैं।
जिसके अंदर ये हमारे कुछ एग्जांपल है जो मॉडर्न डाटाबेस है हमारे। ठीक है, द डाटा इन आरडीबीएमएस इज स्टोर इन डाटाबेस ऑब्जेक्ट कल टेबल। जो हमारे आरडीबीएमएस के अंदर जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो डाटाबेस हमारा क्या है कि टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है हमारे डाटाबेस के अंदर। और टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंटिटीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम रो। जो हमारा टेबल होता है वो क्या है कि हमारा एक एंटिटीज होता है जो हमारे सिंगल ऑब्जेक्ट को क्या है कि वो टेबल रिप्रेजेंट करता है। और उस टेबल के अंदर उस एंटिटी के अंदर हमारे क्या है कि रो और कॉलम्स होते हैं जो हमारे डाटा को क्या है कि डिफाइन करते हैं, मतलब कि जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम की फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो हमारे डाटाबेस के अंदर जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है और उसी को हम एंटिटी बोलते हैं। और जो वो टेबल की फॉर्म में डाटा जो स्टोर होता है वो रो और कॉलम की फॉर्म में क्या है कि हमारा डाटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स और कॉलम को हम बोलते हैं फील्ड्स और टेबल को हम बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, टेबल क्या है हमारी एंटिटी होती है, रो हमारी क्या है रिकॉर्ड्स होती है और कॉलम हमारी फील्ड्स होती है। और ये हमारा जो डाटाबेस के अंदर जो स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में टेबलर फॉर्म में क्या है कि डाटा हमारा स्टोर होता है रो और कॉलम वाइज। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि हमारा कस्टमर टेबल है, ये हमारा क्या है कि कस्टमर का डाटा है जो हमने अपने डाटाबेस में स्टोर किया है। अब ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, टेबल की फॉर्म में हो रहा है। अब इसके अंदर देखिए हमारी कस्टमर आईडी, कस्टमर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नेम और सिटी, ये क्या है हमारे एट्रीब्यूट्स है जो कि हमारे क्या है कि कस्टमर के एट्रीब्यूट्स है। अब देखिए ये क्या है कि हमारे कॉलम्स है, कस्टमर आईडी हमारा एक कॉलम हो गया, कस्टमर नेम हमारा अनदर कॉलम हो गया, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, ये सब हमारे क्या है कि कस्टमर टेबल के कॉलम्स नेम हो गए। ठीक है, अब देखिए जो कस्टमर फर्स्ट है हमारा कस्टमर आईडी 1, देखिए इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारा क्या है कि रिकॉर्ड है। ये जो हॉरिजॉन्टल हमारे होते हैं ये रिकॉर्ड्स होते हैं, जो वर्टिकल हमारे होते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं, फील्ड होते हैं। अब देखिए कस्टमर 1 के अंदर क्या है कि सिंगल कस्टमर के अकॉर्डिंग हमारा डाटा क्या है कि ये एक तरह का रिलेशन है कि मतलब कि इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर हमारा क्या है कि कस्टमर 1 जो है अल्फ्रेड, इसके रिलेशन का कंप्लीट डाटा हमारा क्या है कि फर्स्ट रो के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या है कि आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि हमें रिलेशन प्रोवाइड करता है टेबल्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए एवरी टेबल इज ब्रोकअप इनटू अ स्मॉल एंटिटी कॉल्ड फील्ड। जो हमारी कस्टमर एंटिटी है ये क्या है कि ग्रुप ऑफ फील्ड से मिलके क्या है कि हमारी एक एंटिटी क्रिएट होती है। जो हमारी ये सिंगल कस्टमर आईडी है ये क्या है हमारी फील्ड है, ये कस्टमर नेम क्या है हमारी एक फील्ड है और ये कॉन्टैक्ट नेम क्या है हमारी फील्ड। अब ये हम पांचों फील्ड का ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, एंटिटी। एंटिटी हमारा कस्टमर टेबल ये क्या है कि हमारे एंटिटी। इन पांचों फील्ड के ग्रुप को हम बोल सकते हैं कि ये पांचों फील्ड मिलके हमारी क्या बना रही है, एक एंटिटी। मतलब क्या है कस्टमर का एक डाटा हमारा क्या है क्रिएट हो रहा है बाय ग्रुप ऑफ दिस 5 एंटिटीज। ठीक है, द फील्ड इन द कस्टमर टेबल कंसिस्ट ऑफ कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। जो हमारी इस कस्टमर टेबल्स के अंदर जो फील्ड्स है वो हमारी कौन कौन सी फील्ड है, ये पांचों हमारी क्या है ये फील्ड्स कहलाई जाएंगी। ठीक है, अब फील्ड इज अ कॉलम, फील्ड क्या है हमारी कॉलम्स होती है, ये हमारी फील्ड क्या है ये हमारी कॉलम्स है। डेट इज डिजाइन टू मेंटेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी रिकॉर्ड्स इन द टेबल। ये जो हॉरिजॉन्टल से हमारी रिकॉर्ड्स होती है और जो ये फील्ड्स होती है ये क्या है कि हमारी डिफाइन करती है कि किस तरह का डाटा हम अपने रिकॉर्ड्स के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, जो हमारे ये कस्टमर आईडी जो फील्ड है इसके जो रिकॉर्ड्स है, जो हमारे जो रिकॉर्ड्स है इसके अंदर क्या है कि हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेंगे। और जो कस्टमर नेम जो फील्ड है इसके अंदर हम क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा हम स्टोर करेंगे। और उसी तरह क्या है कि जो हमारा सिटी है इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करेंगे और जो ये एड्रेस है इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करेंगे। तो हमारा जो कॉलम फील्ड है वो हमें क्या है कि टेबल के अंदर डिफाइन करता है कि हम किस तरह का डाटा अपना क्या है कि रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो रिकॉर्ड होते हैं जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये क्या होती है हमारी रिकॉर्ड्स कहला जाती है और इनको हम रो भी बोलते हैं। ठीक है, is each individual entry that exists in table a record is horizontal entity in a table। जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल एंटिटी होती है हमारी टेबल्स के अंदर। और जो कॉलम होता है ये हमारी वर्टिकल एंटिटी होती है, वर्टिकल एंटिटी होती है हमारी टेबल के अंदर कॉलम। ठीक है, ये हमारी क्या है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह का हम डाटा अपने इस रिकॉर्ड के अंदर एंटर करेंगे, वो हमारा कौन डिफाइन करता है, कॉलम डिफाइन करता है। तो ये था हमारा कस्टमर टेबल। ठीक है, अब देखते हैं हम एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए मोस्ट ऑफ द एक्शन यू नीड टू परफॉर्म ऑन डाटाबेस आर डन विद द एसक्यूएल स्टेटमेंट। जितने भी हम
एक्शन परफॉर्म करते हैं अपने डाटाबेस में अपने डाटा को रिट्रीव या मैनिपुलेशन करने के लिए, तो हम किस बाय यूजिंग हम ये क्या यूज़ करते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारा क्वेरी एडिटर होता है उसके अंदर हम क्या है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट राइट करते हैं, और उस एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के बाद क्या है कि जो हमारा RDBMS है हमारे डाटाबेस में से डाटा फैच ला के क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, जो एसक्यूएल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। जो हमारी एसक्यूएल है उसके अंदर क्या है कि जो हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर क्या है कि हम मल्टीपल कीवर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि हमने कोडिंग पार्ट में देखा था कि हमारे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये सब क्या है रिजर्व कीवर्ड है। इनका क्या है कि एक कंपाइलर को पता है कि इनकी एक अलग डेफिनेशन होती है। उसी प्रकार जो हमारा RDBMS है इसके अंदर जो हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या है कि हम मल्टीपल कीवर्ड यूज करते हैं। इनके ये भी क्या है रिजर्व कीवर्ड है। इनके भी क्या है कि हमारे जो एसक्यूएल के अंदर जो RDBMS का जो कंपाइलर है उसको पहले से पता है कि क्या फंक्शनलिटी डिफाइन कर रखी है इन रिजर्व कीवर्ड के लिए। वो हमारे क्या है कि एसक्यूएल RDBMS के कंपाइलर को पहले से पता है कि इन कीवर्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिए द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल नेम कस्टमर। देखिए अब देखिए ये हमारी क्या है कि एक क्वेरी है, इसको हम क्वेरी भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारी क्या है एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखिए क्या है कि इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए सिलेक्ट क्या है हमारा एक कीवर्ड है। सिलेक्ट इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक कीवर्ड है ये हमारा सिलेक्ट, और फ्रॉम भी क्या है हमारा कीवर्ड। अब देखिए सिलेक्ट और ये क्या है स्टार, स्टार माने ये एस्टिक, एस्टिक माने ये ऑल, मतलब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स टेबल्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सिलेक्ट करिए ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम कस्टमर टेबल। हमारे डाटाबेस के अंदर एक कस्टमर टेबल बनी हुई है, उस कस्टमर टेबल्स के अंदर से हम क्या कर रहे हैं इस क्वेरी के थ्रू हम अपना डाटा क्या है कि यूजर के पास डिस्प्ले कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर्स क्या है कस्टमर टेबल। अभी देखिए सिलेक्ट करिए सारे रिकॉर्ड किससे, कस्टमर टेबल से। दोबारा देखिए सिलेक्ट करिए सारे रिकॉर्ड किससे, कस्टमर टेबल से, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल। यहाँ पे जो एस्टिक है इसकी जगह हम क्या है कि पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं। और कैसे, जैसे सिलेक्ट कस्टमर आईडी कोमा कस्टमर नेम कोमा कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। तो ये क्या करेगा हमें कॉन्टैक्ट आईडी, कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम की नेम का डाटा प्रोवाइड करेगा फ्रॉम कस्टमर टेबल से। एड्रेस और सिटी का प्रोवाइड नहीं करेगा, एड्रेस और सिटी कॉलम का डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये होती है हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट। हम क्या है कि अपने क्वेरी एडिटर के अंदर क्या है कि स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करवा के अपने डाटाबेस से डाटा फैच करके यूजर को क्या है कि व्यू करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए डाटाबेस टेबल, जो हमारा डाटाबेस होता है और डाटाबेस मोस्ट ऑफन कंटेन वन और मोर टेबल। जो हमारा डाटाबेस होता है उसके अंदर क्या है कि एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकती है। इस टेबल इज आइडेंटिफाई आ नेम, जो हमारे डाटाबेस के अंदर जो मल्टीपल टेबल्स है उनका क्या है कि हर टेबल का एक यूनिक नेम होना कंपलसरी है। सेम नेम नहीं हो सकता डाटाबेस टेबल के अंदर, उनका क्या है कि अलग नेम होना कंपलसरी है। एग्जाम्पल कस्टमर्स और ऑर्डर्स एंड कंटेंट रिकॉर्ड्स विद डाटा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है कि ये मान लीजिए हमारा ये ग्रे रेक्टेंगल है, ये हमारा एक डाटाबेस है। इसके अंदर क्या है कि हमारे दो टेबल्स है, कस्टमर टेबल है और ऑर्डर टेबल है। दोनों टेबल्स के हमारे नेम अलग है। ठीक है, और इनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी क्या है कि अलग है। कॉलम नेम भी हमारा क्या है कि अलग है। अब देखिए तो ये कस्टमर टेबल है, ये हमारा क्या है कि कस्टमर से रिलेटेड डाटा अपने क्या है कि डाटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा है टेबल। अभी देखिए जो कस्टमर टेबल है ये क्या है कि कस्टमर से रिलेटेड डाटा अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा है। और जो ये ऑर्डर टेबल है ये क्या कर रहा है, कस्टमर जो कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑर्डर टेबल को हमारे डाटाबेस में स्टोर कर रहा है। ऑर्डर का डाटा अपने डाटाबेस में स्टोर कर रहा है हमारा ये ऑर्डर टेबल। तो क्या है कि हमारे डाटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, पर टेबल्स का सेम नेम नहीं हो सकता, हर टेबल का यूनिक नेम होना कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए नोट, एसक्यूएल कीवर्ड आर नॉट केस सेंसिटिव। जो हमारे एसक्यूएल के अंदर जो हम कीवर्ड्स यूज करेंगे, जो हम अपने क्वेरी में कीवर्ड्स यूज करेंगे, स्टेटमेंट के अंदर जो हम कीवर्ड यूज करेंगे वो क्या है कि केस सेंसिटिव नहीं होते। जबकि हमारी लैंग्वेज के अंदर, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या है कि केस सेंसिटिव भी हमारा क्या है कि टॉपिक होता है, जिसके अंदर क्या है कि
अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट दोनों में क्या है कि डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एसक्यूएल कीवर्ड है आर नॉट केस सेंसिटिव, मतलब सिलेक्ट जो हमारा रिजर्व कीवर्ड है इज द सेम एज कैपिटल सिलेक्ट। जो हमने स्मॉल सिलेक्ट लिखा है और कैपिटल सिलेक्ट लिखा है दोनों का मतलब सेम ही है। ये हमारा क्या है कि केस सेंसिटिव नहीं होता, एसक्यूएल के अंदर जो हमारे कीवर्ड है वो केस सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, अब देखिए सेमी कॉलम का कॉन्सेप्ट हमारे एसक्यूएल के स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, सेमी कॉलम आफ्टर एसक्यूएल स्टेटमेंट। देखो सम डाटाबेस सिस्टम रिक्वायर अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट। जब भी हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं तो कुछ डाटाबेस के अंदर क्या है कि हम एंड में उसका सेमी कॉलन लगा देते हैं। एंड में सेमी कॉलम लगाने का मतलब कि क्या है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या है कि हमारी एंड हो गई। जो हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करता है, सेमी कॉलम जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या बताता है कि हमारी जो स्टेटमेंट हमने जो लिखी है अपने एडिटर के अंदर ये क्या है कि यहाँ पे आके एंड हो गई है। ठीक है, सेमी कॉलम इज अ स्टैंडर्ड वे टू सेपरेट ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो सेमी कॉलम में क्या है कि एक तरह का स्टैंडर्ड वे है कि जो हमें बताता है कि जो हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट है कि ये यहाँ पे क्या है कि एंड हो गई है, जिससे हमारे डाटाबेस के अंदर जो कंपाइलर है वो क्या है कि अच्छे अपना आप ही पता कर लेता है कि हमारी जो क्वेरी जो स्टेटमेंट हमारी लिखी है वो यहाँ पे एंड अप हो गया। ये जो हमारी नेक्स्ट लाइन में है ये हमारी क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट है। तो अलाउ मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूट इन द सेम कॉल ऑफ द सर्वर। ठीक है, अब क्या करता है अगर हम सेमी कॉलम हम टेक्स्ट एडिटर में हमारी क्वेरी होती है अगर हम एंड में उसके सेमी कॉलम लगा देते हैं तो हम क्या है कि मल्टीपल स्टेटमेंट को एट अ सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस जो जो हम ये आने वाले लेक्चर में क्या हम यूज़ करेंगे, वी विल यूज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। हम अपनी हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के एंड में क्या है कि सेमीकोलन यूज करेंगे। ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड वे है यूज़ करने का, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करके आ रहे हैं। तो क्या है कि हम यहाँ पे भी एसक्यूएल के अंदर भी क्या है सेमीकोलन स्टेटमेंट के एंड में यूज़ करेंगे। ये क्या है कि पर हम क्या है कि एसक्यूएल के अंदर सेमीकोलन एंड में यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेमीकोलन यूज़ करना एसक्यूएल स्टेटमेंट के एंड में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारी क्या है कि एसक्यूएल के अंदर इंपॉर्टेंट कमांड होती है, जो सारी कमांड्स हमारी होती है वो इन चारों पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी, देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डीडीएल। ये क्या होता है, डीडीएल हो गया डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या करता है हमारे डाटा को, इसमें क्या है कि कुछ कमांड हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे डाटा को डिफाइन कर सकती है, जो हमारे डाटा को डिफाइन करती है, जैसे कि क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, रीनेम, ट्रंकेट। ये हमारी क्या है डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। जो कमांड हमारे क्या है कि डाटा को डिफाइन करते हैं कि किस तरह का डाटा हम क्या है कि अपने डाटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब है हमारा डीएमएल। डीएमएल क्या होता है हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये क्या है कि हमारे डाटा को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट माने इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को, अपडेट और डिलीट। हम अपने डाटा को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। वो कौन सी कमांड के थ्रू कर सकते हैं, हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल के थ्रू। ठीक है, अब हमारे जो थर्ड पॉइंट है वो है डीसीएल। डीसीएल क्या होता है, हमारा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या है कि हम हमारे डाटाबेस के एक्सेस को प्रोवाइड करवा सकता है किसी अदर यूजर को, और क्या है कि वो परमिशन हम क्या है कि रोल बैक कर सकते हैं। तो हमारे इसके अंदर कौन कौन सी कमांड होती है, रिवोक होती है और एक हमारी होती है ग्रांट। ये हमारी दो कमांड यूज होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। इससे क्या है कि अनदर यूजर हमारा क्या है कि डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, और वो जो हमने उसको अथॉरिटी दी है वो हम रोल बैक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड रिवोक। ठीक है, ये डी क्यू आर क्या होता है, ये हमारे का डाटा क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसमें क्या है कि हमारी जो कमांड यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं, जो कि हमारे डाटाबेस में से जो हमारे टेबल्स हैं उन टेबल्स के अंदर से क्या है कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ऑफ डाटा हमें क्या है कि प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग द कमांड सिलेक्ट। तो ये हमारी क्या है कि एसक्यूएल कमांड होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और डीक्यूएल। ठीक है, जो हमारी डीडीएल होती है ये क्या होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमारी कौन कौन सी कमांड होती है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। क्रिएट से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटाबेस के अंदर नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, न्यू डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट हमारे डाटाबेस के अंदर क्या है कि क्रिएट कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर क्या करता है, हमारे एग्जिस्टिंग डाटाबेस के अंदर में से जो हमारा डाटा स्टोर है उसको क्या है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड अल्टर। ठीक है, और ड्रॉप कमांड क्या करता है, जो हमारे डाटाबेस के अंदर कोई हमारा एक टेबल है, हमें वो टेबल को अपने डाटाबेस में से कंप्लीटली इरेज करना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। ठीक है, अब डीएमएल क्या होता है, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हमारी तीन कमांड होती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। हमारे डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर है और हम एक टेबल का डाटा क्या है कि यूज कर रहे हो, हमें क्या है कि एक टेबल पर्टिकुलर टेबल का डाटा मैनिपुलेट करना है। उसके अंदर क्या है कि हमारा पहले से ही कुछ डाटा रिकॉर्ड्स
अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड के थ्रू हम जो हमारा टेबल है उसके अंदर क्या है कि न्यू रिकॉर्ड्स को हम क्या है क्रिएट करेंगे। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, इंसर्ट कमांड के थ्रू करते हैं। और जो हमने क्या है कि रिकॉर्ड क्रिएट करे हुए हैं उन रिकॉर्ड्स के अंदर हमें क्या है कि मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ हमें चेंजेस करने हैं, तो वो किस कमांड के थ्रू करेंगे, हम अपडेट कमांड के थ्रू करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डिलीट। अब डिलीट क्या करेगा, जो हमारे पास डाटाबेस में रिकॉर्ड है टेबल के अंदर उसमें से हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है या रिमूव कर रहा है अपने टेबल्स के अंदर से, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, डिलीट कमांड यूज करेंगे। ये था हमारा डीएमएल। अब देखते हैं डीसीएल। डीसीएल क्या होता है, हमारा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हमारी दो कमांड होती है, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट क्या करती है, हमारे डाटाबेस के एसेस को अनदर यूजर को क्या है कि एसेस प्रोवाइड करती है कि वो हमारा डाटाबेस यूज कर सकते हैं। वो कौन सी कमांड प्रोवाइड करती है, ग्रांट। और रिवोक क्या करती है, जो हमने अनदर यूजर को अपने डाटाबेस का एसेस दिया है उसको रोल बैक, उसको क्या है कि वापस ग्रांट वापस ले लेती है, वो क्या कौन करती है, रिवोक कमांड यूज करती है। ठीक है। और अब ये देखिए डीक्यूएल क्या होता है, डीक्यूएल हमारा होता है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। डाटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, ये क्या है कि रिट्रीव सर्टेन रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। हमारे पास क्या है, डाटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेबल में से कुछ अमाउंट ऑफ डाटा फैच करना है या फिर हमें कुछ अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए अपने डाटाबेस से, तो क्या है कि वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम अपने डाटाबेस में से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है कि रिट्रीव कर सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एसक्यूएल कमांड, जो हम मेन अपनी एसक्यूएल कमांड यूज करेंगे अपने डाटाबेस के अंदर, वो कौन सी होगी, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इनटू, क्रिएट डाटाबेस, अल्टर डाटाबेस, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, क्रिएट इंडेक्स और ड्रॉप इंडेक्स। सिलेक्ट से क्या करेंगे, हम अपने कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड टेबल में से फैच करेंगे, अपडेट जो हमारे रिकॉर्ड बने हुए हैं उन्हीं में हम अपडेट करेंगे। डिलीट क्या करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें से हम क्या है कि कुछ रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू क्या है कि हमारे पास टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर हम क्या है कि कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं। और क्रिएट डाटाबेस क्या करेंगे, हम खुद का एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करेंगे। अल्टर डाटाबेस, अगर हमें उस डाटाबेस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि रीनेम चेंज करना है, तो हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे, अल्टर डाटाबेस कमांड का यूज करेंगे। ये हमारे क्या डाटाबेस को मॉडिफाई करेगा। क्रिएट टेबल क्या है कि हमारे डाटाबेस के अंदर अगर हमें न्यू टेबल क्रिएट करना है तो हम क्रिएट टेबल कमांड यूज करेंगे। अल्टर टेबल क्या है कि अगर जो हमारा कोई टेबल डाटाबेस के अंदर क्रिएट हुआ पड़ा है, अगर उसके अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, रीनेम से लेके, कॉलम से लेके, या फिर उसके जो हमें डाटा टाइप है उसको लेके, तो हम क्या है कि अल्टर टेबल कमांड का यूज़ करेंगे। ड्रॉप कमांड का क्या करेगा, हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है, जो हमारा जो जिस टेबल को हमें ड्रॉप करना है उसको कंप्लीटली हमारे डाटाबेस में से इरेज कर देगा, उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं अवेलेबल रहेगा ड्रॉप टेबल एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, ये कंप्लीटली हमारा टेबल को डिलीट कर देगा डाटाबेस से। और क्रिएट इंडेक्स क्या होता है, ये क्या है कि हमारा इंडेक्स क्रिएट करता है। इंडेक्स क्या होता है हमारे डाटाबेस के अंदर, ये क्या है कि हमारा क्या है कि सर्चिंग में हेल्प करता है। अगर हमें क्या है कि हमारे पास बल्क में डाटा है और हमें क्या है कि उस डाटा को कम से कम टाइम में हमें क्या है कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें डाटा चाहिए, तो क्या है कि हम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो क्या करता है, हमारे डाटा को कम टाइम में लाके यूजर को प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। क्रिएट इंडेक्स के थ्रू हम क्या है कि अपने डाटा को इंडेक्स को क्या है क्रिएट कर सकते हैं। और ड्रॉप इंडेक्स के थ्रू हम क्या है कि अपने इंडेक्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ये डिलीट कर देगा इंडेक्स को। इंडेक्स क्या करता है, हमारे डाटा को शॉर्टिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है। ये भी दो तरह के इंडेक्स होते हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे कैसे और किस प्रकार। ठीक है, तो ये था हमारा एसक्यूएल का बेसिक लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे इस चैनल गेटकोड को सब्सक्राइब कर देना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।